प्रॉब्लम हो गया मुझे स्टार्ट करने में। आज के लेक्चर को हम लोगों ने कल जैसा कि डिस्कस किया था थोड़ा सा म्यूजियम्स के बारे में कि कितने तरह के होते हैं, किस आधार पे इनको हम डिवाइड कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। आज इसी को और विस्तार से समझने के लिए हमने कल बोला था कि कुछ अब्रॉड के और कुछ इंडियन जो म्यूजियम्स हैं उनके बारे में संक्षिप्त सा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि म्यूजियम्स बहुत ज्यादा हैं और आपने पहले मेरे लेक्चर्स में देखा कि वस्तुओं के आधार पे भी, सामग्री के आधार पे भी इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है इनका। इसलिए विषय वस्तु के आधार पे तो बहुत सारे हैं, पर उन सभी के बारे में हमको यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है। हमारे जो काम के हैं वो आर्ट से रिलेटेड हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, उनको तो हम अवश्य ही कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसी संदर्भ में सबसे पहले हम लोग चलेंगे तो इंडियन कॉन्सेप्ट्स के बारे, मतलब इंडियन म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। तो आप में से जितने भी यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपने पढ़ाई के दौरान किसी म्यूजियम का विजिट किया है? किसी ने भी म्यूजियम को विजिट किया है क्या? यस मैम। यस मैम। किस किस म्यूजियम के लिए क्या आप बता सकते हैं मुझको? मैम ये गोरखपुर में बौद्ध संग्रहालय है, हाँ, वहाँ पे, और एक गीता प्रेस में भी है संग्रहालय। गोरखपुर हाँ। में गीता प्रेस है, वहाँ पे भी। अच्छा, गीता गोरखपुर, जो गोरखपुर वाला है गीता संग्रहालय आप बता रहे हैं, उसमें यस क्या कुछ पेंटिंग्स का भी समावेश है या मैम। किसी और चीज का है? हाँ मैम, पेंटिंग्स का है पूरे। ये घासीराम जो पेंटर थे, जो आर्टिस्ट थे, हाँ, उनकी हाँ। है, और देवलालीकर की है, और नाथद्वार शैली की भी कुछ पेंटिंग है, कुछ मेवाड़ शैली की भी है। अरे वाह, यस मैम। इनके पास अपना कलेक्शन है ये। यस मैम। और और दूसरे बच्चे ने भी अभी बोला मुझे कि हाँ मैंने हमने विजिट किया हुआ है, तो क्या मैं जान यस सकती मैम। हूँ? यस मैम, इलाहाबाद म्यूजियम में किया है हाँ। मैम। वहाँ पे भी राजस्थानी, पहाड़ी, इन सभी से काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैं, और काफ़ी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी है वहाँ पे, जैसे छितेंद्रनाथ हाँ, मजूमदार की। एग्जैक्टली और भी बताइए। उत्तर प्रदेश के कई एक ऐसे चित्रकार हैं जिनका इलाहाबाद म्यूजियम में काम जो है वो संरक्षित किया गया था, अगर आपको कुछ ध्यान छितेंद्रनाथ होगा। मजूमदार, छितेंद्रनाथ और मजूमदार। और मैम अवनींद्रनाथ टैगोर का भी है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकारों के बारे में जब बोल रही हूँ, खास तौर से विशेषकर लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के भी कई ऐसे टीचर्स रह चुके हमारे जिनके वहाँ पे वर्क है। उस क्रम में मेड़ साहब थे, असित कुमार हल्दर सर थे, उनका भी था क्या मतलब है अभी, तो ये रणवीर सिंह बिष्ट सर का है, जहां तक मुझको ध्यान आ रहा है। वो इन लोगों के भी पेंटिंग्स वहां पे उपलब्ध हैं देखने के लिए। तो आपने जब विजिट किया तो क्या उन आर्टिकल्स को, जो भी वहां डिस्प्लेड आइटम्स थे, क्या उनके विषय में वहां डिस्क्रिप्टिव मैटर आपने पढ़ा उनके बारे में? जितने भी आप लोग जाते हैं, तो जैसे जो भी चीजें वहां पर डिस्प्लेड होती हैं, क्या आप पेन डाउन करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब हम लोगों के टाइम में जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बना ली थी, चाहे वो चीज हमारे कोर्स में हो या ना हो, पर हम लोग किसी भी म्यूजियम में गए, उसका हम लोग एक जो भी डिस्क्रिप्शन होता था, या सपोज अभी मैंने बताया तो मुझे ऐसे नाम इसलिए भी याद है, एक तो मैं आर्ट्स कॉलेज लखनऊ से संबंधित हूँ, दूसरा क्योंकि वो आपके कहना चाहिए टीचर्स पहले
कॉलेज से रिलेटेड रह चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिस संस्था से आप पास आउट होते हैं उस संस्था का कोई भी सीनियर होता है या जूनियर होता है तो आपको थोड़ा याद रहता है, आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है। तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस में कराया जाता था कि जब आप कहीं भी ऐसे स्थान पे जाते हैं जिसमें आपको ये उम्मीद होती है कि ये आपके सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं से प्रदर्शित कर रहा होगा या वहां पे डिस्प्लेड होगा, तो हमारे बैग में, बैग से मेरा मतलब है पर्स भी आपका हो सकता है, बॉयज के पर्पस से बैग भी हो सकता है, उसमें हम लोग एक छोटी सी नोटबुक रखते थे अपनी, और उस नोटबुक में बाकायदा डेट एंड टाइम डाल करके कि हाँ हमने इस जगह की यात्रा की, तो एक तो वो संस्मरण टाइप का बन जाता है हमारे पास, और उसको हम लोग लिख लेते थे कि हम इस म्यूजियम में पहले गए और हमको क्या क्या चीजें एंटर करते दिखी या नहीं दिखी, तो उनके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन जो सामने डिस्प्लेड है अगर उसके बारे में लिखा हुआ है तो हमने उसी के लिए छोटी सी नोट डाउन कर लिया। तो उससे क्या होता है आपको मालूम है, मैं आपको इसलिए ये बात आज समझा रही हूँ क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट जो है वो इस प्रकार का है कि आप कभी भी कहीं जाते हैं, वो पता नहीं किस रूप में आगे आपके जीवन में काम आ जाए। जैसे आप एक भावी शिष्य शिष्य मतलब शिक्षक बनने जा रहे हैं या आपकी तैयारी हो रही है उस संदर्भ में, तो नेचुरली अगर आपके पास थोड़ा ये हैबिट में रहेगा तो एक तो आप अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे कहीं भी जाने पे कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में आपको लगती है कि जरूरी है, तो ये आपके लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। एट प्रेजेंट तो आपके लिए नहीं, लेकिन आगे के लिए जरूर सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब इसी संदर्भ में हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। किसी को बेटा बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसी के संदर्भ में आज हमने पहले सोच लिया है कि हम आपको इंडियन म्यूजियम्स के बारे में क्लियर करेंगे। तो इंडियन म्यूजियम्स में सबसे पहले एक है आपके लिए, वो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली का। नेशनल म्यूजियम ये एक क्या कहते हैं ऐसा म्यूजियम है जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर में 1983 में इसमें ये चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, आवश्यकता समझी गई कि यहाँ पे केवल आर्ट फैक्ट्स को इकट्ठा करके डिस्प्ले ना करने के अलावा हम इसमें म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन और आपका क्या कहते हैं हिस्ट्री, ऑब्वियसली आर्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ कोर्सेज रन करें। बाकायदा उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया अपने म्यूजियम इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट में, और वहां से आज वर्तमान में क्या कहते हैं आपके जो ये है एमए और बीए की मास्टर्स डिग्री दी जा रही है। तो इससे बच्चा, एक मिनट हम ब्रेक चाहते हैं, थोड़ा सा इको कर रहा है।
इसी क्रम इसकी आवाज जरा शॉर्ट कर देना प्लीज। अब इसी क्रम में हम आपको कुछ स्लाइड्स भी आज दिखाएंगे। आपको मेरी क्लियर आवाज आ रही है ना? हेलो, नहीं मैम, क्लियर तो नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। स्क्रीन शेयर में आप अभी क्लियर है आपको आवाज? नो मैम। अब क्लियर है? अब Yes, क्लियर ma'am, है। clear जी है। मैम, जी मैम। अच्छा, हमने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं आपके लिए। उसमें से ये है एक, आपको दिख भी रही होगी, ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली की है और इसका ये पूरा का पूरा बिल्डिंग है, राइट। इसके बाद दूसरी जो हमने ली, ये इंटीरियर है इसका, जिसमें कि किस तरह से डिस्प्लेड होते हैं। अगर आप म्यूजियम गए हैं तो स्कल्पचर्स को पेडेस्टल के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है और इसी पेडेस्टल के आसपास एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कर दिया जाता है यहाँ पे पेस्ट। आपको समझ में आ रहा है? प्लीज हाँ बता दीजिए आप। यस मैम। यस मैम। तो ये डिस्प्ले, इनके जितनी भी इसके बारे में लिखा होगा कि ये स्कल्पचर किस टाइम पीरियड का है, किस मटेरियल का है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। सेकेंडली अब जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसके बारे में है, ये लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया का। इसकी स्थापना जब हुई थी 1949 में इसको बनाया गया था। मैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही आपको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके पास गूगल में सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप थोड़ा सा इनको लिखने के पश्चात इनके मेन नाम लिख लीजिए और आप उसको खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे तो बेहतर होगा। एक शॉर्ट नोट्स जैसे आप बना लेंगे। नेक्स्ट उस पे आते हैं, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, इसका जो मेन पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, ये एक आर्ट म्यूजियम है जो कि दारुल शिफा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सबसे अच्छी और एक अचंभे की बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब मैंने इसमें कुछ सर्च आउट कर रहे थे आपके स्लाइड्स को बनाने के लिए, और कल हमने जैसा कि कल या परसों के अपने लेक्चर में बोला था कि इंडियन कल्चर में हमारे यहाँ एक चीज का माइनस पॉइंट है, वो ये कि हम लोग अपने स्कूल के छोटे बच्चों को म्यूजियम जाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं या उनकी प्रैक्टिस नहीं कराते, क्योंकि आपको पता है अच्छी आदतों के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है। इसीलिए मैं ये शब्द बोल रही हूँ, प्रैक्टिस। It is not a daily routine practice to ask our small ones कि go to the museum, visit to the museum at school level पे हम ये नहीं ट्रेन करते हैं अपने छोटे बच्चों को। जबकि जब मैं ये सलारजंग म्यूजियम के उसको फाइंडिंग में लगी हुई थी प्रिपेयर करने के लिए, तो एक बहुत अच्छी स्लाइड मुझे दिखाई दी। तो इससे मुझे लगा कि शायद साउथ के लोग आज भी कुछ चीजों को अपने उसमें एडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छी चीजों को,
और आप एक बात को गौर करिएगा, मैंने कल भी बोला था कि गुजरात, राजस्थान और साउथ, क्योंकि ये लोग अपनी रीति रिवाजों को, अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, उसको सम्मानित, उस पे दृष्टि पे रखते हैं, अतः इनका कल्चर आज भी अच्छे उसमें फ्लोरिश कर रहा है। वो परंपराएं जो रूढ़िवादी हैं उन्हीं के उस पे नहीं वो चिपके हुए हैं, अपनी परंपराओं से अच्छी चीजों को लेकर के वो नित्य विकसित हो रहे हैं। इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो स्लाइड अब आप देख रहे हैं, आप स्वयं देखिए सलारजंग म्यूजियम के अंदर, और खास तौर से ये स्लाइड मेरे लिए बहुत अहमियत वाली हो गई आपके नजरिए पे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि मैंने अपने वक्तव्य में जापान कोट किया था, तो मुझे लगा ये बहुत रेफरेंस के लिए बहुत अच्छी स्लाइड है कि नहीं, साउथ में आज भी इसको इन्होंने प्रैक्टिस में लेना शुरू कर दिया है। इस फोटोग्राफ में स्कूल ड्रेस में गर्ल्स दिख रही हैं, नो डाउट दीज गर्ल्स आर क्वाइट ग्रोन अप, दो दीज गर्ल्स आर वेरी ग्रोन अप, बट स्टिल दे, मतलब कुछ ना से कुछ तो सही हुआ। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, इधर हम लोगों को भी इस चीज के लिए कुछ प्रयासरत होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये भी एक अंदर का सीन है, अंदर का रिव्यू है, जो सलारजंग म्यूजियम में हैदराबाद में कई स्कल्पचर्स डिस्प्लेड हैं। आप स्वयं देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। आपको ये सब दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से? यस मैम। राइट, मैम बिल्कुल साफ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैम, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ओके, अब और भी ऐसे हमारे पास कई म्यूजियम्स हैं इंडियन उस पे, जिनको मैं बताती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी लिस्ट भी काफी होगी आपके लिए उसमें पेन डाउन करने के लिए, और मैं चाहूंगी कि आप उनको अपने आप ही ढूंढ करके कुछ चीजों को नोट डाउन कर लें, और यदि उसमें कोई प्रश्न होता है तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग स्टेट म्यूजियम्स के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो लखनऊ म्यूजियम भी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि मॉडर्न आर्ट गैलरी के बारे में, वो गैलरी भी है और म्यूजियम भी है। अब प्रश्न आता है, ये तो हम फाइंडिंग्स कर सकते हैं कुछ म्यूजियम्स के बारे में, ऐसा भी है कि इंडिया इतना बड़ा है, इसमें अभी तक उसमें अगर सर्वे किया गया और स्टडी किया गया तो ये भी देखा गया कि इसमें नियर बाई 1000 म्यूजियम्स हैं। लेकिन क्या ये सभी म्यूजियम आर्ट से संबंधित है? तो ऐसा नहीं है, इनमें दूसरी चीजों के भी, दूसरे आइटम्स के आधार पे भी ये म्यूजियम्स हैं। अब इसके स्टेट म्यूजियम्स और भी हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी। कई एक म्यूजियम्स हैं जो कि जयपुर में जब आप जाते हैं आप वहां पर भी देख पाते हैं। बेटा एक मिनट रुकिएगा, हम आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहे थे, बट
एक आपको बहुत अमेजिंग उसके बारे में बताना चाहूंगी, म्यूजियम के बारे में। हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम है इंडिया में, दैट इज मैसूर सैंड स्कल्पचर म्यूजियम। अगर आप इस म्यूजियम को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा है अक्सर, सुदर्शन पटनायक जी सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैसूर में इन्होंने पूरे पूरे सैंड स्कल्पचर्स को प्रिजर्व कर दिया है, मतलब सुरक्षित किया हुआ है। इस म्यूजियम की जो इनॉग्रेशन हुई कह लीजिए या स्टार्ट हुआ, वो 2014 में किया गया और 150 सैंड स्कल्पचर्स इस समय डिस्प्लेड हैं। ये सैंड के जो सैंड स्कल्पचर्स हैं वो आर्टिस्ट MN गाउनी करके एक हैं मैसूर में, उन्होंने इस चीज को डेवलप किए हुए हैं। और एक अभी रिसेंटली पाइपलाइन में है बेंगलुरु में, जिसको कि मतलब खोला जा रहा है, उसकी विषय वस्तु रखी गई है, नाम दिया गया है द म्यूजियम फॉर फोटोग्राफी, म्यूजियम फॉर फोटोग्राफी। तो ये एक अपने आप में एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स के लिए पहली दफे ऐसा म्यूजियम खोला जा रहा है बेंगलुरु में। ये एक अहमियत वाली बात है, या एक ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज मुझे आपके अकॉर्डिंग दिखी सिलेबस के हिसाब से, तो मैं शेयर कर रही हूँ। पर ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पाइपलाइन में है, ये जा रहा है पब्लिक के मतलब दर्शनार्थ के लिए। इसको जो खोलने की डेट डिसाइड की गई है, दैट इज गोइंग टू बी 11th of December 2022। अब आप ये देखिए, यहाँ पे इस म्यूजियम की अहमियत क्यों ज्यादा बन जाती है। इसलिए बन जाती है क्योंकि अभी तक जो इंडियन म्यूजियम्स हैं उनमें कुछ पार्ट में वो फोटोग्राफ्स हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पर आर्टिस्टिक फोटोग्राफ्स जो प्योर एक आर्ट फॉर्म के तहत होती हैं, उनका किसी किसी म्यूजियम में अभाव है या शायद उनको ध्यान नहीं दिया गया। और आपको ये अच्छे से पता है कि फोटोग्राफी इटसेल्फ एक क्रिएटिव विधा मान ली गई है, जस्ट लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, सेरेमिक्स और आपका कोई अन्य माध्यम, उसकी तरह ये फोटोग्राफ को भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम मान लिया गया है, क्रिएटिविटी का माध्यम मान लिया गया है। अतः ये रिक्वायरमेंट लगी कि नहीं, जितने भी क्रिएटिव फोटोग्राफ्स हैं उनको भी एक सुरक्षित करके हम म्यूजियम का फॉर्म बना सकते हैं। सैंड स्कल्पचर्स के ऊपर जो म्यूजियम है वो भी आपको एक अलग दिखाई देगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सुदर्शन पटनायक जी तो अपने स्कल्पचर्स जो बनाते हैं तट के पास में बालू पर, वो अधिकांशतः खत्म हो जाते हैं, बस फोटोग्राफ में सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन इस म्यूजियम में पर्टिकुलरली उन्होंने पूरे 150 स्कल्पचर्स को सुरक्षित रखा है। दैट इज अ रिमार्केबल थिंग। मेरे ख्याल से आपके द्वारा आप जब कभी भी जाते हैं, विजिट करते हैं वहां पे, तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और ये भी बात सच है कि ये दोनों म्यूजियम के बारे में जब मैं आपका क्लास लेने की तैयारी कर रही थी तो ही मुझे भी पता चले, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दीज टू ऑफ द म्यूजियम्स। तो एक अच्छा बात क्या हुआ कि जब आपका क्लास मैंने लिया तो मुझे मेरी नॉलेज में कोई एक दो पॉइंट अच्छी तरह से इंक्लूड हो गए। अब इसी उसमें कुछ एक मैंने बाहर के भी वो किए हुए थे ऑप्शंस लेकर के एक स्लाइड्स बनाई थी, मैं आपको शेयर करूंगी। वर्ल्ड के जाने माने कुछ म्यूजियम्स। इन म्यूजियम्स में क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहला नाम किस म्यूजियम का आपको आता है जहन में
वर्ल्ड लेवल पे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लूव्र म्यूजियम, लूव्र हाँ, म्यूजियम, लूव्र म्यूजियम मैम। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लुइर म्यूजियम आता है। अब क्या मुझे बता सकते हैं इसका एक्सटेंशन पार्ट भी है, वो कहां पर है? मैम अभी मुझे शायद पता है बट याद नहीं है कोई मुझे। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बट यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। और ये जो आपने आंसर दिया लुइर म्यूजियम का, वो बेसिकली पेरिस में है, जो मेन है, मुख्य रूप से है ये म्यूजियम पेरिस में है। लेकिन अभी एक इसकी मतलब कहना चाहिए एक और जो इसी के नाम पे है, वो आबू धाबी में है। आपने शायद सुना भी होगा, आबू धाबी में है। लेकिन जो ये मुख्य वाला है, मतलब पेरिस का जो म्यूजियम है, ये लुइर म्यूजियम, इन्होंने, इन अथॉरिटीज ने आबू धाबी में जब ये खोला गया म्यूजियम, तो उसको ये अनुबंध किया है। अनुबंध से मतलब आप समझ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये इनके पेरिस वाले लुइर म्यूजियम का नाम 2037 तक ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनको कोई अदर नेम चूज करना पड़ेगा, या लुइर म्यूजियम के साथ साथ कोई एक इनिशियली कुछ इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि 2037 तक ये आबू धाबी वाले लुइर म्यूजियम को कॉपरेट करेंगे, बाकायदा अपने यहाँ के कलेक्शन के जो आर्ट वर्क्स हैं वो उनके यहाँ डिस्प्ले के लिए अनुमति देंगे। मतलब कॉपरेट करके अपने यहाँ की कलाकृतियों को, जो भी कलेक्शन की हैं, उन सभी को जब ये चाहेंगे तो वो आबू धाबी में डिस्प्ले की जाएंगी। अब आते हैं मुख्य लुइर म्यूजियम के ऊपर, जो कि पेरिस में स्थित है। ये बेसिकली संग्रहालय एक पैलेस है, पैलेस में स्थित किया गया, जिसको कि मूल रूप से फिलिप्स द्वितीय के तहत 12th और 13th सेंचुरी के एंड में बिल्ड किया गया था। सन 1793 में 1793 में लगभग 537 पेंटिंग्स थी, जिनको की प्रदर्शनी में लगा करके इसको जनमानस के लिए ओपन किया गया था। ये जो वर्क थे, जो डिस्प्ले किए गए थे, वे अधिकतर काम शाही काम थे, मतलब कि कोर्ट के थे, प्लस रॉयल, उसमें जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी रॉयल कोर्ट्स में, वो कलेक्टेड काम थे। और जो चर्चेस होते थे उनसे जब्त की हुई संपत्ति थी, क्योंकि चर्चेस जैसे हमारे यहाँ इंडियन कॉन्सेप्ट में या हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मंदिर हमारे रिच होते थे, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होते थे। आपको आज भी है, मतलब कई ऐसे मंदिर हैं जो बहुत संपन्न हैं। तो ऐसे ही बाहर अब्रॉड में भी चर्चेस इनका प्रमुख धार्मिक संस्था या धार्मिक स्थल होता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा संपत्ति होती है। उस संपत्ति को इन्होंने जब्त करके, जो भी दूसरी जगह के मतलब क्षेत्र को कब्जा करते थे, उस क्षेत्र में जितने भी चर्च होते थे, यदि वो संपन्न हैं तो उनकी सामग्री को जब्त करके अपने कलेक्शन में ले लेते थे। तो जो ये लुइर म्यूजियम था पेरिस में, ये इस पैलेस में बेसिकली सारे अपने रॉयल कोर्ट के पेंटिंग्स और जो दूसरे चर्चेस से जब्त की हुई संपत्ति थी उसको डिस्प्ले किया गया था। अब ये लुइर म्यूजियम जो है ये बहुत विशाल है, आप इसके फाइंडिंग्स जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे संपर्क में तो कुछ लोगों ने फिजिकली वहां पे विजिट किया, और वो भी खास तौर से वे लोग थे जो हमारी ही तरह हमारे सब्जेक्ट में मतलब कार्यरत थे। तो उनका अनुभव साझा है मेरे साथ, और मैंने थोड़ी फाइंडिंग्स भी जब पढ़ी तो आप स्वयं ही देख रहे हैं कि लुइर म्यूजियम की जो फोटोग्राफ दिख रही है आपको,
वो ऑलरेडी उसी से प्रतीत हो रहा है ये कितना विशालकाय होगा, और खासतौर से जब ये पैलेस फॉर्म में था। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही है आपको? नहीं मैम, नहीं मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही। मुझे लगा आपने शायद स्क्रीन नहीं दिखा रहे आप। नहीं बेटा, आई पुट द सम ऑफ द फोटोग्राफ्स हियर। अच्छा, आई डिडंट शेयर इट। It is not coming it. अब शेयर हुई? नहीं मैम, अभी नहीं दिख रहा। नो मैम। आई एम सो सॉरी। एक मिनट आपको रुकिए। अब यस हाँ मैम। मैम अब दिख आ गई है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, एक सेकेंड। तो ये जब आप फोटोग्राफ स्वयं देख रहे हैं तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि विशाल बिल्डिंग है, और इसमें इस पूरे उसमें जो लोग फिजिकली गए वहां पर प्रेजेंट, उन्होंने मतलब खुद जाकर के विजिट किया पर्सनली, तो उनमें से कईयों के ये एक्सप्रेशंस हैं कि अगर आप लोयर म्यूजियम को प्रॉपरली घूमना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट कवर दिस म्यूजियम विद इन अ वीक इवन। स्पेशली इसके सेक्शंस हैं और बहुत वास्ट, मतलब बहुत बड़ा इनका एक कलेक्शन है। हर सेक्शन के तहत, चाहे वो इटालियन पेंटर्स का हो, चाहे वो स्कल्पचर्स हो, इन सभी का बहुत विशाल संग्रह इस म्यूजियम में है। और इसके अध्ययन के लिए यदि आप प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 महीने भी कम पड़ जाएगा। आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन सेक्शंस और कलेक्शन खत्म नहीं होते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि लोयर एक तो इस कारण से प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत विशाल है। क्या आप बताएंगे कि क्यों, और दूसरी प्रसिद्धि इसने किस बात के लिए पाई थी? मैम यहीं पे लियोनार्डो दा विंची की सबसे फेमस कृति मोनालिसा भी प्रदर्शित है। प्रदर्शित है। और आप इमेजिन करिए, उस मतलब एक तो होता है प्रदर्शित है तो ठीक है, और भी प्रदर्शित है वहां पर, लेकिन उसकी बात की तो पुष्टि है कि हाँ भाई ये एक अच्छी पेंटिंग है लियोनार्डो विंची की और यहाँ पे डिस्प्लेड है, वो एक लाइमलाइट में बात आई। लेकिन क्या आप जानते हैं मोनालिसा पेंटिंग, दैट मोनालिसा पेंटिंग थ्राइस और ट्वाइस इट हैज बीन चोरी किया गया उसको। तो जब चोरी किया गया तो नेचुरली वो चीज एकदम से हंगामा मचाती है कि इतनी प्रेशियस पेंटिंग, इतनी महत्वपूर्ण पेंटिंग और इतनी हाई सिक्योरिटी की जगह से चोरी हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़े बड़े उसमें हेडिंग्स में सब जगह कवर अप होता है। और मतलब आपने कभी गौर किया, आप एक नॉर्मल लेमैन से भी जब आप बात करते हैं कि किसी पेंटिंग के बारे में तुमने सुना है, तो वो बड़े आराम से, ज्यादातर लोग एक तो पिकासो जी का उदाहरण दे पाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप भी सहमत हैं तो बताइए इस बात को, कि पिकासो के बारे में ज्यादातर लोग बोल देते हैं हाँ हाँ पिकासो के बारे में, एमएफ हुसैन जी के बारे में, और दूसरा मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। आर्टिस्ट के बारे में नहीं उन्हें पता होगा, लेकिन हाँ उनको ज्यादातर को ये पता होता है कि एक पेंटिंग मोनालिसा की है। वो इसलिए कि शायद उनकी स्माइल के वजह से वो चर्चा में पेंटिंग बन गई। ज्यादातर कभी कभी ये होता है कि अधिकांश लोग ये कह देते हैं किसी को देख के, डोंट गिव देयर मोनालिसा स्टाइल स्माइल। तो मेरा ये कहना है कि ये संग्रहालय अपने वास्ट कलेक्शन की वजह से भी फेमस हुआ, और साथ में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज आई जिसकी वजह से ये फेमस रहा। आपको पता है एंटायर इस म्यूजियम में, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि म्यूजियम की देखरेख की, मतलब उसके जो प्रोग्राम्स होंगे उसका कैसे मतलब एक प्रॉपर फंक्शनिंग होगा, उसको देखने के लिए
कुछ कुछ पद होते हैं, नियुक्तियां होती हैं, तो डायरेक्टर पद इज वन ऑफ देम। तो उस पद के लिए लोयर म्यूजियम में सालों के बाद, जहां तक मुझे याद है 2020 या 12 साल कुछ ऐसे था जो मैंने पढ़ा था, उसके पश्चात एक लेडी को वहां का डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने इस म्यूजियम को एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे आके देखा था। तो ये दो तीन बिंदु ऐसे थे जो कि लोयर को और भी ज्यादा फेमस करते हैं। एक आप स्ट्रक्चर बीच में देख रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन शेयर देख रहे हैं, मेरा कर्सर भी देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज अ पिरामिड वाला टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक, इस स्ट्रक्चर को IMPI was one of the अमेरिकन चाइनीज आर्किटेक्ट जिन्होंने इसका निर्माण किया। ही वॉज क्वाइट फेमस, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो जो भी अपनी वास्तुकला बनाते थे उसमें एक मॉडर्न टच का तो होता ही था इफेक्ट, साथ में प्राकृतिक तत्वों का समायोजन भी करते थे वो। तो ये जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, ये आप कृपया करके इस वास्तुकार का नाम चाहे तो बाद में लिख लीजिए या भी लिख लीजिए, IMPI एक चीनी अमेरिकी वास्तुकार थे ये, जिन्होंने इसको बनाया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहीं के स्लाइड के अंतर्गत जिसमें कुछ इंटीरियर्स लिए थे मैंने, उसकी भव्यता को आप देखेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ये अंदर का है, ये आपके अंदर का सीन है लोयर म्यूजियम का। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं अगर, अब आपको स्पष्ट रूप से इसकी भव्यता दिख रही होगी। The way they keep the paintings, they have displayed the paintings। आप देख रहे हैं पेंटिंग्स के कुछ दूरी पर आगे की तरफ पैसेज बहुत बड़ा है, जाने आने के लिए स्पेस खूब दी गई है, लेकिन जस्ट पेंटिंग जहां वॉल पे डिस्प्लेड है उसके आगे लगभग उन्होंने कुछ फीट की डिस्टेंस पे बैरिगेटिंग कर दी है, रेलिंग लगा दी है, इसलिए नेचुरली इनकी भव्यता को देख करके, इनके जो कलर्स हैं, टेक्सचर्स हैं, उनको देख करके आपके अंदर एक अनुभूति होती है कि इसको हम टच कर लें। और नेचुरली हमारे हाथों में ग्रीस होता है, ग्रीस नहीं ऑयल होता है, सिक्रीशन होता है ऑयल का परमानेंट। यदि ऐसे ही, उसमें तो लाखों विजिटर्स आ रहे हैं, यदि इन म्यूजियम में डिस्प्ले पेंटिंग्स को या स्कल्पचर्स को छूते रहेंगे तो आप इमेजिन करिए, एक ही दिन में लाखों लोगों के हाथ का स्पर्श लग रहा है, तो वो जो ऑयल सिक्रीशन है और हमारे पसीने में जो एक एसिड फॉर्मेशन होता है, उन दोनों चीजों से भी जो पेंटिंग्स हैं सालों साल के टचेस के बाद में वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसलिए जब आप म्यूजियम में विजिट करते हैं तो आप देखते हैं वहां पर एक समुचित डिस्टेंस की दूरी पर ही आप खड़े रह करके देख सकते हैं। और मानव प्रकृति है, कई बार वो उद्दंड स्वभाव के हम लोग होते हैं या जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, हमारा अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं टच में आ सकता है तो हम अवश्य ही उसको हाथ से टच करके देख लेते हैं। तो इसीलिए शायद ज्यादातर म्यूजियम इस तरह की डिस्टेंस पे कुछ रेलिंग लगा देते हैं या कुछ बैरिगेटिंग ऐसी कर देते हैं कि आपका हाथ वहां तक ना जा सके और वो क्षतिग्रस्त ना हो सके। अब इसी में तथ्य जो लिखे थे मैंने वो 1793 में इसको ओपन किया गया था, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 537। अब एक अबू धाबी का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था, IMPI भी मैंने मेंशन कर दिया था कि ये जो पिरामिड डिजाइन है वो किसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम
आबू धाबी का ये लोअर म्यूजियम है। कैन यू सी द फोटोग्राफ प्लीज? आर यू एबल टू सी द Yes, ma'am. फोटोग्राफ ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. राइट, तो ये आबू धाबी का है। आप इमेजिन करिए इस टोटल रेगिस्तान के एरिया में इन्होंने जिसको निर्मित किया है। आप फाइंडिंग्स करिएगा, मुझे बहुत अमेजिंग लगा था कि आज की टेक्नोलॉजी के उससे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेजर्ट एरिया में पूरा पूरा इसको म्यूजियम को बना देना, निर्मित कर देना। आबू धाबी वाले लोअर म्यूजियम का ये इंटीरियर एक मैंने लिया जिसमें कि पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया है और पब्लिक में एक दर्शक जो है इसको देख भी रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमने लिया था, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनेशनल म्यूजियम्स ले रही हूँ जिनका मुझे ऐसा लगता है कि योगदान हमारी फील्ड में अच्छे से है, मतलब अधिक है। तो इसी क्रम में जो ये म्यूजियम है वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन है जो बूम्सबेरी में है। ये जो म्यूजियम है ये पब्लिक म्यूजियम जिसको कि डेडिकेट किया गया था ह्यूमन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये वर्ल्ड का पहला म्यूजियम था जिसको 1753 में मतलब सोलेंस एक एंग्लो आयरिश फिजिशियन कलेक्टर थे, आर्ट कलेक्टर थे। उन्होंने अपना 71,000 आइटम्स को उन्होंने ब्रिटिश नेशन को दे दिया था। और इसी दान से, मतलब मैंने कल आपको कहा था कि जब कोई संग्रहालय खुलता है तो वो कई बातों पे निर्भर करता है। तो ये एक तो ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकते थे कि वो निजी संग्रहालय खोल लेते, जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था व्यक्तिगत वाला, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना सारा जो भी कलेक्शन था वो ब्रिटिश नेशन को दे दिया था कि आप इस कलेक्शन को लें और इसके आधार पे कोई भी मतलब बिल्डिंग है या उसके फॉर्म में म्यूजियम के फॉर्म में आप इसको स्थापित कर दीजिए। तो इस म्यूजियम में मानव इतिहास जब से शुरू हुआ है, मानव इतिहास, कला और संस्कृति जब से शुरू हुआ है उस प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की कहानी को डॉक्यूमेंटेशन के रूप में यहाँ पे रखा गया है। एक सेकंड बेटा, इसके कुछ एक स्लाइड्स हैं हमारे पास। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि गूगल पे जा करके आप ब्रिटिश म्यूजियम को जरूर खोलें। तो ये जो स्कल्पचर्स बने हैं वो इटसेल्फ बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। यहाँ पे म्यूरल के फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे असेंबल किया हुआ है एंट्रेंस पे। और इस फोटोग्राफ में क्लियर नहीं है, पर जब आप इसके अलग से क्लोज फोटोग्राफ्स देखेंगे जो क्लिक किए गए हैं तो उन पे आपको समझ में आएगा कि ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आर आल्सो देयर। इस म्यूजियम में कई सेक्शंस हैं। इस म्यूजियम में बहुत सारे सेक्शंस हैं, आपके ग्रीक से संबंधित, यूनान से संबंधित, इजिप्ट से संबंधित। इन सभी को सेक्शन वाइज उनके स्कल्पचर्स को, उनके आर्टिफैक्ट्स को रखा गया है। पेंटिंग्स का अलग सेक्शन है, आप स्वयं देख सकते हैं। उसी क्षतिग्रस्त अवस्था में जो इनको प्राप्त हुए खुदाई में या किसी भी उससे डोनेशन से, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। अब हम आते हैं एक और अहमियत वाला म्यूजियम है इंटरनेशनल, उस पे रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में। ये है आपका हर्मिटेज, ये रशिया में है।
ये कला और संस्कृति का एक म्यूजियम है। कला के पार्ट से इसका बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक मतलब उस पे फील्ड में इसकी वैल्यू है वहां पर। दुनिया में ये अगर हम देखें तो पाएंगे कि ये जो म्यूजियम है वो सबसे बड़ा स्पेस मतलब क्या कहेंगे उसको, सबसे बड़ा ये स्पेस वाइज इसके पास बहुत जगह है जिसमें कि गैलरीज में डिस्प्लेड वर्क हैं। ये 1764 में एस्टेब्लिश किया गया था और उस समय क्वीन कैथरीन थी वहां पर, जिन्होंने एक व्यापारी जो बर्लिन शहर में था उससे पेंटिंग का एक बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त किया था। क्वीन कैथरीन ने बर्लिन के एक बहुत बड़े व्यापारी से एक व्यापक पेंटिंग का संग्रह हासिल किया था। उस समय इनको लगा कि इसको डिस्प्ले करने के लिए एक समुचित जगह चाहिए। वो जब दर्शन मतलब डिस्प्ले कर दिए गए सारे के सारे पेंटिंग्स, तब सन 1852 में उसको आम जनता के देखने के लिए खोला गया। इस पूरी बिल्डिंग को जब आप देख रहे हैं, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये इसका मेन एंट्रेंस है। इसके साथ में बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं, इस पूरे परिसर में 6 बिल्डिंग्स का परिसर है। ये बहुत लार्ज स्पेस है इसकी। इनमें से 5 जो हैं, 5 बिल्डिंग्स वो विजिटर्स के लिए ओपन है, इसलिए क्योंकि उन सभी में आर्ट से रिलेटेड वर्क डिस्प्लेड है। किंतु जब ये शुरू के टाइम में खुला, मतलब कि शुरू का टाइम 1852 में जब खोला गया था, तो इसमें बहुत कम लोगों को एंट्रेंस दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि सभी लोगों के लिए इसको खोल दिया गया था दर्शनार्थ। अब आज प्रेजेंट में कोई भी व्यक्ति विजिट कर सकता है, किंतु उस समय बहुत रेयर लोगों को, बहुत कम लोगों को, चुनिंदा लोगों को इसमें प्रवेश दिया जाता था देखने के लिए। अब मैंने अभी नाम इंडिकेट किया था क्वीन कैथरीन। क्वीन कैथरीन ये हैं जिनका यहाँ पे पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, और इंटीरियर ऑफ हर्मिटेज, इसकी विशालता आप देखिए। हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से म्यूजियम में अंदर घुसते ही, हाँ, इंडियन म्यूजियम्स इस तरह के डेकोरेटिव सीलिंग्स नहीं होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सारी सीलिंग्स देख रहे हैं, इतने डेकोरेशन वाली सीलिंग्स यहाँ पे नहीं होती हैं, बट स्टिल सम ऑफ देयर आर देयर। ये जितने भी हैं म्यूजियम्स अब्रॉड के, इंटरनेशनल म्यूजियम्स, वो हाईली डेकोरेटेड हैं, मतलब दे आर वेरी गुड इन द शेप, उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो आप जब इसमें प्रवेश करते हैं, खासतौर से इंटरनेशनल लेवल सिनेरियो पे मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि एक चर्चेस और एक यहाँ पर ये जो म्यूजियम्स हैं, ये दोनों बहुत ग्लैमरस लगते हैं, मतलब भव्य लगते हैं, विशाल लगते हैं। आपको खुद यहाँ पे फीलिंग होगी। देखिए, तो मेरा आज का जो ये टॉपिक था, इंडियन म्यूजियम्स और इंटरनेशनल लेवल के म्यूजियम्स, मैं समझती हूँ कि शायद इसको एलोबरेट करने के लिए अभी तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, किया जा सकता है, लेकिन एक दिशा दे दी है आपको कि आप इस आधार पे कुछ ऐसे म्यूजियम्स को ढूंढें और जाने, अपने पास उस ज्ञान को संचित कर लें, पेन डाउन कर लें, जिससे कि आप आगे के मतलब उसमें उसको साझा कर सकें किसी के भी साथ, चाहे वो आपके आने वाले छात्र हो या आपके साथी हों।
या और भी कॉमन पब्लिक में भी कि कोई अगर कहीं विजिट करने जा रहा है और आपको उस क्षेत्र के म्यूजियम के बारे में पता होगा, तो आप उसको प्रेरित कर सकते हैं कि नहीं, उस एरिया में जा रहे हो, वहां के एक म्यूजियम को देख करके आना, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड नाइस म्यूजियम। तो इस तरह से लोग उस बात को सुन करके वहां पर आपके साथ आपकी बात को सुन करके विजिट करने के लिए जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के द्वारा जानना चाहूंगी कि क्या आप कोई और भी हैं जो खुद कुछ फाइंडिंग्स की हो, क्योंकि कल मैंने बताया था आपको, मैंने एक टॉपिक लेके ये बोल दिया था कि मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, मतलब कि इंडियन लेवल पे आकर के म्यूजियम्स को डिस्कस करूंगी। तो क्या आपने भी कोई इस बारे में अपने लिए तैयारी की? क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, यस मैम, यस मैम। क्या आपने इस बारे में कोई तैयारी की थी? मैम इंडियन पर्सपेक्टिव में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और वेस्टर्न में बहुत सारे एम्स्टर्डम म्यूजियम, वैन गॉग म्यूजियम भी हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है मैम, उसके बारे में। मैंने कल भी एक चीज बोली थी, कई म्यूजियम्स वर्चुअल टूर्स करा रहे हैं आपको। तो क्या हम लोग 3 दिन से म्यूजियम्स के बारे में आपस में बात कर रहे हैं या लेक्चर हम दे रहे हैं? और ये चीज मैंने अपने पहले क्लास में, मुझे याद है कि हमने ये वर्ड यूज किया था। मैंने एनजीएमए का वर्चुअल टूर किया था। कौन सा वाला बेटा? हाँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। हाँ, आपने किया था। यस मैम। तो उसमें आपने जब किया, उसका कितना पार्ट आपको देखने को मिला? मैम उसका स्कल्पचर वाला अलग पोर्शन है, पेंटिंग का अलग पोर्शन है। उसमें पेंटिंग में बहुत सारे रिनॉल्ड्स आर्टिस्ट जैसे यामिनी राय, अमीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और ऐसे मॉडर्न बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। उनकी उनकी पर्टिकुलर पेंटिंग, अग्निनाथ टैगोर की क्यूबिस्टिसिटी, अग्निनाथ टैगोर की भारत माता, और नंदलाल बसु का शिव का विस्फान, और यामिनी राय का माँ और शिशु, केकड़ा, बिल्ली और केकड़ा, ऐसे ऐसे कुछ स्कल्पचर, मतलब पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया था, उसके बारे में पढ़ा मैंने। और स्कल्पचर डिपार्टमेंट, स्कल्पचर वाले पार्ट में भी बहुत बलवीर सिंह कट का और अमरनाथ सहगल का चीखें, और ये महेंद्र पांड्या का एनवायरमेंटल, ऐसे बहुत सारे मतलब स्कल्पचर्स को भी देखा मैंने, और उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा मैंने। अब यहाँ पे जब आप ये वर्चुअल टूर भी कर रहे हैं और वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ में है, तो मैं उसी मतलब पॉइंट को, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन आपसे पुट अप किया कि क्योंकि ये बहुत बड़ी सुविधा आपको मिल गई है आपके टाइम में कि आप नहीं भी गए और आपको एक टेंटेटिव विजिट हो गई वहां पे। जब आप इसको देख रहे हैं तो कृपया आप उसके बारे में लिखते भी जाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत उस समय आपने देखा, आपको इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर आप भूल जाते हैं। हम तो बनारस से हैं, तो इधर सारनाथ म्यूजियम है। तो सारनाथ म्यूजियम में मैम नोटबुक और पेन लेकर के गए थे हम, और अभी इधर बीच नहीं, पहले गए थे कुछ टाइम पहले। तो वहाँ के बारे में भी, जितने भी वहाँ पे मोस्ट ऑफ स्कल्पचर्स ही हैं गुप्ता पीरियड के, शुंग पीरियड के, कुषाण पीरियड के। वो सारे स्कल्पचर्स के बारे में लिखा था कि कौन सी टाइम का है और क्या क्या है उसके, जो भी मुझे समझ आया स्कल्पचर देख करके वो भी। अब जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि सारनाथ म्यूजियम, हम मैम जब गए थे वहां पे तो हमने पेन डाउन किया, सारनाथ पूरी जो जगह है उसको मैंने पढ़ा और देखा है कि उसको एक साइट म्यूजियम के नाम से भी उन्होंने उसको मतलब वर्गीकृत किया है। साइट म्यूजियम के उससे दिया हुआ है इन्होंने, जो हम लोग ने कल पढ़े थे कि किस आधार पे हम लोग बांटते हैं, उनमें से एक ये है। अभी आपके बैच से पहले पिछले बैचेस में एक आप ही की तरह स्कॉलर थे, उनके
पापा शायद मथुरा आर्ट म्यूजियम में हैं या रिटायर हो गए हैं, मुझे नहीं डिटेल पता, बस ये याद है कि वो वहाँ पे थे। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे भी बहुत वास्ट कलेक्शन है स्कल्पचर्स का। और मथुरा हो गया आपका सारनाथ, आप जैसा कि कह रही हैं कि आप बनारस से हैं, आप इसलिए सारनाथ हो करके आए। तो मेरा बार बार आपसे इंटरेक्शन करने का केवल एक उद्देश्य यही है कि आप जिस भी जगह नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो आप अवश्य मिलिए, मतलब मिलने को कह रही हूँ, सॉरी, म्यूजियम में जाके विजिट करिए, अवश्य ही विजिट करिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको मालूम है, एज ए पेंटर, एज ए प्रिंट मेकिंग, पेंटर मेरी फ्रेंड थी, प्रिंट मेकर हम हैं, तो हम लोग कई बार अपने जो वर्क के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको कहीं से भी मिल सकता है ना। आप शायद म्यूजियम में कोई स्कल्पचर्स देख रहे हैं, आप उससे इंस्पायर्ड हो जाएं और आप उसको अपने स्टाइल में स्केच करके पुट अप कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये स्टडी के पर्पज से भी बहुत अच्छी होती है और आपके आर्टिस्टिक कैलिबर को भी इनरिच करता है, उसको उठाता है, उसका मतलब उसको क्या कहेंगे, इनरिचमेंट को मतलब कि विकसित करता है उस कैपेबिलिटी को, सही आर्टिस्टिक बात है, कैपेबिलिटी को, है सही ना। बात है। Yes, आप ma'am. में से और भी कोई गए? आप में से किसी और ने भी विजिट किया? कम से कम जैसा कि आपने बताया है, आपका बेटा नाम मेरे स्क्रीन पे जो आ रहा है वो सिद्धिदात्री मिश्रा। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जैसा कि सिद्धिदात्री मिश्रा ने बताया कि और इसके अब मैंने मतलब जो वही विश्वविद्यालय का मेरा है लाइब्रेरी, सॉरी ये म्यूजियम संग्रहालय, वो भारत कला भवन, जो जिसमें पेंटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें राजस्थानी, मुगल, कंपनी, हर स्टाइल की पेंटिंग्स हैं। और स्कल्पचर डिपार्टमेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के वो गुप्ता पीरियड और उसके उसके आगे के भी पीरियड से में हर मोस्ट ऑफ बहुत फेमस स्कल्पचर्स हैं उधर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टेराकोटा पॉटरी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, सिक्के भी हैं और पेंटिंग्स भी है, फोटोग्राफ्स भी हैं पुराने बनारस के, और पेंटिंग्स हैं, और पॉटरी डिपार्टमेंट में भी पॉटरीज हैं से अलग अलग बहुत बड़ा स्कल्पचर, मतलब बड़ा म्यूजियम है भारत भवन वाला तो काफी बड़ा, ये भारत भवन कह रही हूँ, सॉरी, कला भवन का तो बहुत वास्ट कलेक्शन है इनका भी, क्योंकि बीएचयू में मेरा जाना हुआ है, कई बार हुआ है। और मतलब कि आपकी फैकल्टी से अंजन चक्रवर्ती सर थे आर्ट हिस्ट्री में, बहुत अच्छे सर थे, दीपक बनर्जी सर, तो ये पर्सनली कुछ अच्छा रहा हमारा कि वो लोगों से पर्सनली हमारा आज भी ऐसा है कि मतलब बहुत अगर बड़ी स्कॉलर है, हाँ, बहुत बड़ी। सर को अगर आप अंजन सर को बोलेंगी मैंने ज्योतिष, पढ़ा है उनसे, पढ़ा है मैंने। अच्छा आपने पढ़ा है, Yes, तो ma'am, अंजन मेरी सर का टीचर है। तो मतलब इम्फेसिस यही था जब मैंने एमएफए अपना किया, क्योंकि आपने शायद आप जानी होंगी वहाँ के सीनियर्स के थ्रू, सावित्री पाल थी प्रिंट मेकर में, तो सावित्री पाल लखनऊ से पास आउट थी और बीएचयू से उन्होंने एमएफए किया था प्रिंट मेकिंग में। तो उस वक्त की बात है जब हम गए थे तो अंजन सर ने बकायदा मुझे अपने अंडर में पीएचडी इनरोल करने के लिए कहा था, तब बड़ा सिंपल रजिस्ट्रेशन था। तो अंजन सर, मेरा नाम मतलब ज्योति शुक्ला, शादी के बाद मैंने चेंज कर लिया है, तो जब आप लखनऊ से ज्योति शुक्ला बोलेंगे तो वो रिकॉल कर पाते हैं। तो मैं भारत भवन में, वो सॉरी भारत भवन कह रही हूँ, कला भवन में कई बार गई हूँ बीएचयू में फैकल्टी में, नो डाउट वहाँ का बहुत अच्छा ये म्यूजियम है। हमने भी जब विजिट किया था, तो मुझे काफी टाइम हो रहा है विजिट किए ही हुए, लेकिन उस समय भी उनका कलेक्शन बहुत अच्छा था और मुझे लग रहा है हर साल कलेक्शन उनका बढ़ता ही जाता है। वो इसी उसमें रहते हैं कि कहीं से भी कुछ भी उनको अगर अच्छी चीजें उपलब्ध हो पाती हैं तो वो संग्रह में ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जो भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं आपस में एक तो इंटरेक्शन जरूर करिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस में मुझे लगता है हमारे सब्जेक्ट के लिए यही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि हम आपस में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें हमको पता चलेंगी,
क्योंकि पूर्ण रूप से ना मुझे सब आता है ना आपको आता है, पूर्ण रूप से इस फील्ड का इतना ज्यादा वृहद सब्जेक्ट है ये। पर खैर हम लोगों की बाध्यता है कुछ चीजों के लिए, हम लोग ऑनलाइन हैं, जब कभी मौका मिलेगा ऑफलाइन मिलने का और बात करने का तो अवश्य हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। खैर म्यूजियम के लिए आज यहीं पर हमने अपने लेक्चर को विराम इसलिए भी दिया कि ये इतना बड़ा टॉपिक है। आपको मैंने जैसा कि अभी बताया कि 1000 के आसपास म्यूजियम इंडियन उस पे ही है, तो जब 1000 म्यूजियम है उनको कवर अगर हम परमानेंट हर एक उसके उस पे मेन भी लेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो उसमें 250-300 तो मेन होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी लेक्चर सीरीज हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा, कुछ मेन। दूसरा आज जो हम टॉपिक लेना चाहते हैं इसी से संबंधित है, वो टॉपिक है आर्ट गैलरीज। इसमें भी हम जाएंगे किस उससे, 2 तरीके से जाएंगे कि आर्ट गैलरीज हमारे किस आधार पे निर्मित होती हैं या उनका किस तरह से बंटवारा किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरा उनका पर्पस क्या होता है। देखिए आपके म्यूजियम्स का तो पर्पस आपको समझ में आ गया, मैंने पहले लेक्चर में अपना बोला था कि जितनी भी चीजें हैं उनको संग्रहित करते हैं, ठीक, जिससे कि हमें पुराने समय का पता चल सके कि क्या सभ्यता थी या क्या कल्चर था। अब अगर हम देखें तो क्या आप हमको आज, क्योंकि बहुत कम टाइम रहेगा तो मैं इसको इंटरेक्शन फॉर्म में ही इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। प्रॉपर जो एक लेक्चर है वो मैं कल शुरू करूंगी गैलरीज के बारे में, इंडियन और इंटरनेशनल गैलरीज के बारे में। तो क्या मुझे आपकी तरफ से कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि गैलरीज का उद्देश्य या पर्पस क्या होता है? किसी को भी इसमें थोड़ा सा भी यदि आपको लग रहा है कि आप बता सकते हैं, आप इसमें मत जाइए कि आपका आंसर 100% सही होगा कि नहीं होगा, या आपको 4-5 लोग सुन रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं तो ये तो बड़ी ही वैसी बात हो गई कि मैंने गलत उत्तर दे दिया। नहीं, प्रयास करके आप कोई बात बोलेंगे। और आप यहाँ आए इसीलिए हैं कि आपका जो थोड़ा सा अगर कहीं पे आपका ज्ञान और बढ़ना है उस पर्पस से आप पीएचडी कर रहे हैं। तो ये गैलरीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कला दीर्घाएं जो हैं उनका मैम आर्ट वर्क को प्रदर्शित करना और जो मतलब जो पिछले समय का है, जो चीज़ें जो समय बीत चुका है या फिर अलग अलग क्षेत्रों का जिन जहाँ तक हम विजिट नहीं कर सकते हैं वहाँ के क्षेत्रों के जो आर्ट वर्क है वहाँ उन चीज़ों से हम लोगों को अवगत कराने के लिए एक संस्था होती है या कोई एक सेंटर होता है जहाँ पे हम लोग जाके देख सकते हैं। देखिए आपने एक जो इसका जवाब दिया, पिछले समय का, मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने कहा है कि पिछले समय का जो काम है वो देख सकें। नहीं, पिछले और इस समय दोनों हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले ही। हाँ हाँ, एक मैंने कहा कि कला दीर्घाओं का उद्देश्य क्या है, तो बेसिक उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है आपको पता है, गैलरीज का उद्देश्य, सबसे अहम उद्देश्य गैलरी का होता है कि जो आर्टिस्ट है, जो भी आर्टिस्ट है वर्तमान का खास तौर से, उसके कार्यों को प्रदर्शित करके उसको मॉरल सपोर्ट देना। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उद्देश्य होता है वर्तमान, स्पेशली क्यों शब्द मैं यूज कर रही हूं यहाँ पे वर्तमान, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वर्तमान समय का जो भी कलाकार है यदि वो अपने काम में निरंतर कार्यरत है और एग्जीबिशन कर रहा है तो वो कला दीर्घा उसको प्रोजेक्ट करेगी, उसको मॉरल सपोर्ट कैसे देगी, उसने प्रोजेक्ट किया, पब्लिक आई, बायर्स आए, ठीक, क्योंकि हर आर्टिस्ट जो भी काम कर रहा है फील्ड में, जैसे सपोज आप फील्ड में पेंटिंग बना रहे थे लेकिन आप अपने चित्रण में मशगूर थे, आपको ये नहीं पता है कि कौन बायर है, कौन मेरी पेंटिंग को खरीद सकता है,
क्योंकि वो आपकी दृष्टिकोण नहीं है, वो आपका एटीट्यूड या अप्रोच नहीं है कि आप निर्माण भी कर रहे हैं, कलाकृति का निर्माण भी कर रहे हैं और इधर साइमल्टेनियस आप अपना ढूंढ भी रहे हैं कि इसको खरीदेगा कौन। नहीं हो पाता है, आप सृजन में कार्यरत हैं। तो ऐसे चित्रकार जो वर्तमान में लगातार निर्माण कर रहे हैं चित्रों का, तो ये गैलरीज वो अप्रोच करते हैं गैलरीज को कि मेरे वर्क को आप देखिए और प्रदर्शित कर दीजिए। प्रदर्शित हुआ, ये गैलरी ओनर्स के पास में कलेक्टर्स की लिस्ट होती है, बायर्स की लिस्ट होती है। ये गैलरीज मान लीजिए मेरे वर्क को उन्होंने कहा कि अगले महीने 15 तारीख से हम आपका वर्क डिस्प्ले करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे। तो मैंने अपना वर्क उनको फ्रेम करके, अगर वो स्पॉन्सरशिप दे रही है गैलरी, जो कि आजकल प्रचलन में भी है, हमारे टाइम में भी हो गया था इसका शुरुआत, कि हमको कुछ नहीं करना होता था, नंबर ऑफ द वर्क, जितनी बड़ी उनकी गैलरी है, सपोज उनकी गैलरी की कैपेसिटी 40 वर्क आ जाएंगे, तो हम अपने 40 प्रिंट उनको दे देते थे और ये फ्रेमिंग वगैरह की जिम्मेदारी उनकी होती थी। वो फ्रेमिंग कराते थे, कैटलॉग्स पब्लिश करवाते थे, उसके बाद वो मेरे वर्क को डिस्प्ले कर देंगे। मुझे द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट गैलरी एज एन आर्टिस्ट। मैं वहां पे प्रेजेंट हो जाऊंगी और उसके बाद इनॉग्रेशन का काम किससे कराना है, नहीं कराना है, जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो सब बुलाने का समुचित व्यवस्था जो कुछ भी वहां की होगी वो ये आर्ट गैलरी ओनर करेगा। ओनर मीन्स जो देखरेख कर रहा है या जो ओनर है, ये बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी इनके उससे है, प्रोजेक्शन आपके वर्क का करेंगे। जो बायर्स हैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस आर्टिस्ट का वर्क लॉन्ग टर्म्स में, आगे के समय में जाकर बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये अच्छा काम है, या ये इनका मटेरियल वाइज डिफरेंट है, मीडियम वाइज डिफरेंट है, या कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, कि इनका जो प्रमुख विषय वस्तु है वो एकदम डिफरेंट है, तो आने वाले समय के सारगर्भित करता है इसको, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, आज से 10 साल बाद ये वर्क बहुत प्रेशियस हो जाएगा, कृपया इसको आप खरीद लीजिए। वो बायर्स इन वर्क को खरीदते हैं जो उन गैलरीज में अटैच्ड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। बायर्स क्यों खरीदते हैं? वो बायर्स हो सकता है कोई बड़ी पोस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकता है कि आर्ट कलेक्टर्स हो, वो स्वयं उनको रुचि होती है, वो डिफरेंट वर्क खरीदते हैं। वो क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत साउंड होते हैं, इकोनॉमिकली से मेरा मतलब है आर्थिक दृष्टि से, तभी तो वो खरीद पा रहे हैं आपके कामों को। अब ये गैलरी क्यों इतना पेन लेती है? अगर मैं यहाँ पे, ये प्रश्न आपके जहन में भी आ रहा होगा सुन करके कि भाई इस गैलरी का क्या ये चैरिटी का काम कर रही है? क्या ये मतलब क्या कहेंगे उसको, चैरिटी, समाज सेवा का काम कर रही है क्या, कि आर्टिस्ट को वो प्रमोट कर रही? नहीं जी नहीं। मोस्ट ऑफ द गैलरीज, दोज विच आर प्राइवेट गैलरीज, जो प्राइवेट गैलरीज हैं, वे गैलरीज इसलिए ये प्रमोशन करती हैं आर्टिस्ट के काम को डिस्प्ले करके, और बायर्स को लुभाती हैं काम खरीदने के लिए, जिससे कि उनका वर्क बिकने में एक पर्टिकुलर परसेंटाइल होता है जो उनको मिल जाता है धनराशि में। हमारे टाइम में कोई भी प्रिंट या पेंटिंग अगर आर्टिस्ट ने उसमें मान लीजिए लिखी है 50,000 की पेंटिंग, उस 50,000 में से 30% का जो होता था अमाउंट, वो गैलरी ओनर ले लेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड आर्टिस्ट आर क्वाइट हैप्पीली एग्री टू डू दिस थिंग, वो एक्सेप्ट भी करते थे हम लोग, क्योंकि हमको पता है हम क्रिएशन तो कर लेंगे। आज भी आप देखते हैं, आप बना तो लेंगे, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप उसको सेल कर पाए। आ रही है बात समझ में? दोनों चीजों में फर्क है। तो जो क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैम, समझ में आ रही। तो वो जो प्राइवेट गैलरीज के ओनर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हाँ, ये जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ, रेणु मोदी जी की है गैलरी स्पेस, आपने सुना होगा दिल्ली में। वो एक मतलब
ठीक ठाक मोदी टायर्स जो होते हैं उस घराने से संबंधित हैं, तो नेचुरली आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम है और उनका बहुत वास्ट कलेक्शन भी है। इसी तरह से प्राइवेट गैलरीज के नाम पे मैं आपको कुछ एक बता रही हूँ दिल्ली के भी। वो गैलरी आपकी आर्ट हेरिटेज गैलरी है, जिसको कि आपने नाम सुना होगा, अल काजी इब्राहिम। अल काजी इब्राहिम ही वाज अ बेसिकली नेशनल डांस एंड ड्रामा जो है आपका इंस्टीट्यूट दिल्ली में, उसके ये डायरेक्टर पद पे थे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि संगीत है, डांस है, ड्रामा है और हमारा ड्राइंग पेंटिंग, ये सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स एक सिस्टर उसमें आते हैं, मतलब एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं। तो उनकी रुचि इसमें हुई थी और उनके पास आर्ट त्रिवेणी कला संगम में जब आप जाएंगे तो उनकी गैलरी है वो आर्ट हेरिटेज के नाम पे। और स्वयं अल काजी इब्राहिम, जब कोई भी अच्छा आर्टिस्ट, कोई भी अच्छे से मेरा मतलब है कार्यरत आर्टिस्ट जो निरंतर काम कर रहा होता था, वो उनको जब एग्जीबिशन कहीं भी करे दिल्ली में स्पेशली, दिल्ली की किसी गैलरी में भी आपने अगर शो किया है और आर्ट त्रिवेणी आर्ट में जा करके आपने आर्ट हेरिटेज में अपना कार्ड, इनविटेशन कार्ड छोड़ा है, तो एक चीज को आज की डेट में अलकाजी इब्राहिम इज नो मोर, वो नहीं है आज की डेट में। बट उनके लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे आर्ट कलेक्टर थे कि कोई भी कार्ड उनके डेस्क पे होता था और अगर वो इंडिया में होते थे तो वो विजिट जरूर करते थे। इस बात की पुष्टि आप बिलीव करेंगे, मैंने नेशनल आर्ट गैलरी में हम 3 लोगों ने ग्रुप शो लगाया था और नेशनल आर्ट गैलरी, रविंद्र भवन और त्रिवेणी कला संगम बहुत पास है। मैंने सुना है अलका जी के बारे में, पढ़ा है, मैं इतने फेमस है, मैंने पढ़ा वो है। मतलब मैं तो अपना लाइव आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और ऐसी शख्सियत से जब आप मिलते हैं तो आपको बड़ा एक हमेशा के लिए एक याद बन जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कोई अहम नहीं, कोई दम्भ नहीं, ये नहीं था एटीट्यूड कि मैं आर्ट कलेक्टर हूं तो मैं, अरे ये नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, इनसे मैं ऐसे कैसे बात करूं। कैन यू बिलीव इट, ही वाज द पर्सन, ही विजिटेड आवर गैलरी, रविंद्र भवन में वो आए, रेनू मोदी जी मेरे शो में आई, इन्होंने, अलकाजी इब्राहिम ने मेरा एक प्रिंट बाकायदा लिया एंड ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। मतलब जितनी उनकी तारीफ मैं पर्सनली करूं मतलब वो कम है, क्योंकि उन्होंने ये मेरा प्रिंट लिया, मुझे चेक उन्होंने दिया एंड उन्होंने कहा कि यू टेल मी द अमाउंट, आई सेड देयर इज द प्राइस लिस्ट सर, यू गो थ्रू इट। बोले नहीं, यू टेल मी योर वर्क प्राइस, बिकॉज ये आर्ट वर्क प्राइस लेस होते हैं, मैं इसीलिए प्राइस लिस्ट नहीं देखता हूँ, तुम्हें जो मन में आए वो प्राइस मुझसे मांगो और मैं चेक दूंगा। मतलब दीज आर द थिंग्स विच आई रियलाइज कि इतने बड़े व्यक्ति होकर के वो इतने सम्मान में हम आर्टिस्टों को ट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप बिलीव करिए ये उस दिन की बात है जब आपका अमेरिकन उसमें ट्रेड फेयर सेंटर के ऊपर ब्लास्ट किया गया था। 11 तारीख की बात है, वो रात की फ्लाइट से जा रहे थे और फाइनली हम लोगों को नेक्स्ट डे पता चला कि वो जा नहीं पाए क्योंकि बंद कर दिया गया था सारा कुछ। तो खैर ये एक उनकी अच्छी वो थी, तो वो अपने कलेक्शन में प्रिंट्स ले लेते थे। यदि आपके प्रिंट में उनको कुछ डिफरेंट दिखा, जो प्रिंट मेरा उन्होंने लिया उसमें मैं अपने उससे नहीं बोल रही हूं, बट हाँ, it was a etching print, a large print, and there is a different treatment in the print. उसका इफेक्ट डिफरेंट था जो उन्होंने मुझे उस समय बताया कि आप तीनों के वर्क में देख रहा हूं, बट ज्योति आपके वर्क को मैं परचेज इसलिए कर रहा हूं, आई फाइंड दिस प्रिंट वेरी डिफरेंट रेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं वो आपके काम को लेते हैं, वो अपने कलेक्शन में रखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, उनके पास जितना विशाल कलेक्शन होगा उनकी गैलरी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अब एक मुद्दा
आता है, मैंने शब्द कहा कि गैलरीज एट प्रेजेंट उस आर्टिस्ट को प्रमोट करें, राइट? उस आर्टिस्ट को प्रमोट, प्रेजेंट टाइम का मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि यदि हम इसको बैकलॉग उसमें देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हम जिनको कहते हैं ना लीजेंड्स, मास्टर आर्टिस्ट, तो आप सभी उस पे देखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आज की डेट में हम बहुत मतलब बहुमूल्य मान रहे हैं उनके कामों को, लेकिन जब वो जीवित थे तो शायद वो उस चीज के लिए तड़प रहे थे, मतलब उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनके काम की वैल्यू उस समय नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, बाद में जब वो नहीं रहे तब हमने उनकी वैल्यू की। तो ये जो शब्द मैंने बोला, एट प्रेजेंट जो आर्टिस्ट काम कर रहा है उसके काम को प्रोजेक्ट करना और रिकॉग्निशन दिलाना, ये गैलरीज का प्रमुख उद्देश्य होता है। अदरवाइज इंटरनेशनल मास्टर आर्टिस्ट में हम अगर देख लें और आप पढ़ेंगे भी, क्या विंसेंट वैन गॉग जब तक जीवित रहे किसी आर्टिस्ट, किसी आर्ट गैलरी में उनके काम का प्रदर्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या किसी ने उनका काम खरीदा? पूरे जीवन काल में एक काम खरीदा गया, वो भी उनके भाई के थ्रू, एक आर्ट डीलर ने, ठीक? तो क्या उन्होंने इन सब बातों को देखते हुए काम करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। बट द थिंग इज ही वाज इन द डिप्रेशन। इज इट क्लियर? ही वाज इन द डिप्रेशन। और शायद अगर उनको उस समय अपने कामों के एक्सेप्टेंस मिल जाती और उसकी वैल्यू होने लगती तो शायद वो डिप्रेशन मोड में ना जाते, मुझे ऐसा लगता है। आप सेकेंडली देख लीजिए, क्या टॉलस लॉथरे के वर्क कहीं डिस्प्लेड हुए थे किसी गैलरी में? नहीं डिस्प्लेड हुए थे। तो जितने हम इन महान लीजेंड्स को मानते हैं, मास्टर पेंटर्स को मानते हैं, तो वो उस वक्त की किसी भी गैलरी में उनके काम नहीं डिस्प्ले थे। क्यों? क्योंकि शायद विषय वस्तु कोट पेंटिंग वहां पर एक्सेप्टेंस मिलती थी, या फिर आप वहां के जो राजा और रानियां थे उनके पोर्ट्रेट्स बनाइए, उनकी प्रशंसा में कार्य करिए, या फिर चर्चेस के आधार पे कार्य करिए, तो आपकी कोर्ट पेंटर और या चर्च के उससे आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। पर दीज पेंटर डिडंट अलाउ दिस थिंग, दे डिडंट एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि हम किसी के अधीन रह के काम करें। इनको था हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जो हमारे विचार हैं, आपको एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बट द थिंग इज, आज जो वो कोर्ट पेंटर्स थे उनके काम लोअर म्यूजियम में कम है, जबकि इन सबके ज्यादा हो गए, क्योंकि बाद में लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये जो स्ट्रगल किए हैं इनका वर्क तो फार सुपर था, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी जो वर्क के थ्रू परिलक्षित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। ठीक, अब हमारा ये टॉपिक यहाँ पे आज के उद्देश्य गैलरी के, कला गैलरीज का क्या उद्देश्य होता है, मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगी और इन गैलरीज के बारे में कुछ एक इंडियन और कुछ एक बाहर की जो अच्छी गैलरीज हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट कल करते हैं। राइट, होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू इन माय लेक्चर। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं भी आप को इन 3 दिनों के लेक्चर में नहीं आता है समझ में, तो मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं कि आप जान सकें उस बात को। राइट, सो थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने जो थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मम्मा बिल्कुल नहीं, मुझे डांस कराया गया।